बच्चे बहुत सारे ऐसे वर्ड्स आपको कंफ्यूजिंग वर्ड्स में देखने को मिलेंगे जो बिल्कुल कंफ्यूजिंग नहीं है। उसे हमने कंफ्यूजिंग बना रखा है विद आर इनकरेक्ट स्पेलिंग एंड इनकरेक्ट प्रोनाउंसिएशन। दैट्स वाई बच्चे इस लेसन को मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया है, नॉन कंफ्यूजिंग वर्ड्स एंड रियल कंफ्यूजिंग वर्ड्स। तो मैं आपको एग्जाम्पल्स दिखाता हूं कि आप जिसे कंफ्यूजिंग समझ रहे हैं वो कंफ्यूजिंग बिल्कुल नहीं है। आप ये दो वर्ड को देखें, ये कंफ्यूजिंग इसलिए है, आप इसकी स्पेलिंग गलत कर सकते हैं, आप इसकी प्रोनाउंसिएशन गलत सकते हैं एंड देन आप इसे यूज भी गलत तरीके से कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप स्पेलिंग देखें, इसमें सी है और इसमें एस है। ये सी, इसकी प्रोनाउंसिएशन होगी सा, यानी कि ये हो जाएगा एडवाइस, और इसमें जो एस है बच्चे इसकी प्रोनाउंसिएशन होगी ज, तो ये होगा एडवाइस। सिमिलरली ये डेजर्ट है और ये डिजर्ट है, ये इमिग्रेशन है, ये एमिग्रेशन है, ये मॉरल है, ये मोराल है, ये इफेक्ट है और ये अफेक्ट है, एंड सो ऑन। तो ये कंफ्यूजिंग कैसे हो सकता है? अब आपको समझ में आ रहा है कि आपको सबसे पहली चीज क्या करनी है कि उसके स्पेलिंग को देखना है, उसकी प्रोनाउंसिएशन को सही करनी है, और ये भी जानना आपका बहुत जरूरी है कि आप उसे किस कॉन्टेक्स्ट में यूज करेंगे। आप एज अ नाउन यूज करेंगे, आप एज अ वर्ब यूज करेंगे, या एज एन एडजेक्टिव यूज करेंगे। ओके, सो गेट बैक टू द टॉपिक। इससे पहले मैंने आपको होमोनिम्स पढ़ाया था, होमोनिम्स, होमोफोन्स एंड होमोग्राफ्स। अब आपको ये लेसन बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा, क्योंकि ये लेसन जो है ये कंफ्यूजेबल वर्ड्स इन इंग्लिश है, कॉमन एरर्स इन इंग्लिश है, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है आपका जानना कि कुछ कंफ्यूजिंग वर्ड्स तो है ही नहीं और कुछ रियल कंफ्यूजिंग है, और वो क्यों है वो भी मैं आपको बताऊंगा। ओके, सो आप इसे देखिए बच्चे। बट आपका एक क्वेश्चन, एंड ये मेरा भी क्वेश्चन है कि आखिर लोग कंफ्यूज्ड क्यों होते हैं? तो जैसा मैंने आपको बताया कि वो सबसे ज़्यादा कंफ्यूज्ड दो चीज़ों में होते हैं, स्पेलिंग में और प्रोनाउंसिएशन में। हाँ, कॉन्टेक्स्ट में भी होते हैं, बट सबसे पहले आपको स्पेलिंग देखनी है, उसकी प्रोनाउंसिएशन देखनी है, एंड एट द सेम टाइम आपको उसके यूसेज को देखना है कि मैं इसे कैसे यूज़ कर सकता हूँ, ये कैसे यूज़ होता है। क्या ये एज अ नाउन यूज़ होगा, क्या ये एज अ वर्ब यूज़ होगा, क्या ये एज एन एडजेक्टिव यूज़ होगा। ओके, सो द आंसर इज वेरी सिंपल कि बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो आपको देखने में एक जैसे लगते हैं बट वो एक जैसे नहीं होते। देखने में एक जैसा का मतलब कि उनकी स्पेलिंग एक हो सकती है, बट उनकी प्रोनाउंसिएशन और उनका यूसेज यानी कि उनका कॉन्टेक्स्ट अलग हो सकता है। ओके, साउंड अलाइक यानी कि उनकी प्रोनाउंसिएशन एक होती है, तो आप ये समझते हैं कि हम सिर्फ इसे एक ही कॉन्टेक्स्ट में हम इसे यूज कर सकते हैं, तो वो भी गलत है। ओके, तो ये सबसे ज्यादा मैंने देखा है, मैंने नोटिस किया है कि इस तरीके से वो कंफ्यूज्ड हो जाते हैं। मैं नहीं कह रहा कि कंफ्यूजिंग वर्ड्स नहीं हैं, बट सबसे पहला आपका ये जानना जरूरी है बच्चे, क्या वो रियल कंफ्यूजिंग है या नहीं, यानी कि क्या हम उसकी स्पेलिंग सही कर रहे हैं, यानी क्या हम उसकी प्रोनाउंसिएशन सही कर रहे हैं, यानी एंड देन क्या हम उसे यूज सही कर रहे हैं, यानी। तो आपका एक क्वेश्चन है कि मैं कैसे अवॉइड कर सकता हूं इस एरर्स को अपने स्पीच और राइटिंग में। तो जैसा मैंने आपको बताया, आप इसे फिर से देख लें। ठीक है, मैं आपको इसे और डेप्थ में आपको समझाता हूं। तो आर दीज कंफ्यूजिंग वर्ड्स? नो, नॉट एट ऑल, क्योंकि आपने इसकी स्पेलिंग भी अलग देखी, आपने इसकी प्रोनाउंसिएशन भी अलग देखी। अब मैं आपको इसका यूसेज दिखाऊंगा, यानी कि ये किस कॉन्टेक्स्ट में यूज होता है, उससे आपको ज्यादा समझ में आएगा। तो जैसा मैंने बताया कि हम क्यों कंफ्यूज्ड होते हैं, स्पेलिंग्स आर डिफरेंट, प्रोनाउंसिएशंस आर डिफरेंट, तो हमें ये देखना है, एंड सो आर देयर कॉन्टेक्स्ट, यानी कि जो वर्ड्स मैंने आपको दिखाएं वो मैं इसलिए नहीं बोलता हूं कि वो कंफ्यूजिंग है क्योंकि उनकी स्पेलिंग अलग है, उनकी प्रोनाउंसिएशन अलग है, और उनका कॉन्टेक्स्ट यानी कि उनको यूज करने का तरीका भी अलग है। तो ये कैसे हो सकता है कंफ्यूजिंग? ओके, और तो आप इसे ये देखो, आप कहते हो कि अभी भी आप कन्विंस नहीं हो, तो मैं आपको इससे ज्यादा आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। ठीक है, सो एडवाइस जो है इसकी प्रोनाउंसिएशन होगी एडवाइस, एडवाइस नहीं होगा, ए यहां पर आ है और यहां पे सी जो है आप इसकी प्रोनाउंसिएशन करेंगे सा, तो ये क्या हो जाएगा? एडवाइस।
ओके, सो द प्रोनाउंसिएशन ऑफ सी एज इन सन, ये एक एग्जाम्पल के तौर पे मैंने यूज़ किया कि आप सी को कैसे प्रोनाउंस करेंगे यहाँ पे। तो जैसे आप सन को प्रोनाउंस करते हैं उसी तरीके से आप यहाँ पे सी को आप प्रोनाउंस करेंगे। तो इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या हो जाएगी, ये कोई वर्ड नहीं है, ये बस मैं आपको इसकी प्रोनाउंसिएशन सही करने के लिए वर्ड का यूज़ किया है मैंने। ये जो है ये हमेशा एज अ नाउन यूज़ होगा। अब हम बात करेंगे कॉन्टेक्स्ट की कि हम इसे किस कॉन्टेक्स्ट में यूज़ करते हैं। सबसे पहले हमें यह जानना है कि क्या वो नाउन है, क्या वो वर्ब है, क्या वो एडजेक्टिव है, देन उसके बाद हम उसे यूज़ करेंगे। इसमें बहुत कुछ आप सीखेंगे। तो सबसे पहले ये नाउन है, इसका मतलब होता है सजेशन, ओपिनियन, रिकमेंडेशन के फॉर्म में ये यूज़ होता है। इसका मतलब होता है एंड डोंट यूज आर्टिकल ए और अन। बहुत सारे लोग ये मिस्टेक कर देते हैं कि क्योंकि उन्होंने देखा कि आर्टिकल वो ये समझते हैं कि ए और अन आर्टिकल जो हम यूज करते हैं, सबसे पहले तो ये एडवाइस जो है ये क्या है, आपका अनकाउंटेबल नाउन है। इसके पहले आप ए और अन तो डेफिनेटली यूज नहीं करेंगे, ठीक है। जैसे आप कहते हैं अन एप्पल, और अगर एप्पल्स है तो एप्पल्स के पहले आप ए नहीं लाएंगे। अन एप्पल आपने इसलिए लाया क्योंकि एप्पल एक है, आप उसे काउंट कर सकते हैं। आपने उसमें एस ऐड कर दिया तो अब आप उसमें अन आर्टिकल ये वाला आप यूज नहीं करेंगे क्योंकि ये वन कॉन्टेक्स्ट में यूज होता है, ये नंबर को आपको रेफर करता है। उसी तरीके से अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं एडवाइस को वहां यूज कर लूंगा और आर्टिकल यूज कर लूंगा, तो आप नहीं कर सकते क्योंकि ये अनकाउंटेबल नाउन है। एडवाइस जो है वो क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, और उसके पहले ना तो आप ये आर्टिकल यूज कर सकते हैं, जैसे आप ए ऑरेंज बोल सकते हैं क्योंकि ऑरेंज को आप काउंट कर सकते हैं, एक ऑरेंज है। ऑरेंजेस है तो आप ए डेफिनेटली आप यूज नहीं करेंगे। तो ये आपको समझाने के लिए मैं कर रहा हूं कि आर्टिकल ए और अन, ए तो डेफिनेटली यूज नहीं होगा, ठीक है। अन इसलिए यूज नहीं होगा, ये आपका जानना जरूरी है, क्योंकि एडवाइस जो है वो क्या है, वो अनकाउंटेबल नाउन है। हम नाउन के पहले आर्टिकल यूज कर सकते हैं, बट हमें यह देखना है कि वो किस तरीके का नाउन है। तो हम अनकाउंटेबल नाउन के साथ इस आर्टिकल का यूज कभी नहीं करेंगे, ठीक है। तो सिंस एडवाइस आप देखो अनकाउंटेबल नाउन है, तो हम इसके लिए क्या यूज करते हैं, डिटर्मिनर। ये जब मैं आपको आर्टिकल और डिटर्मिनर पढ़ाऊंगा तो ये आपको ज्यादा समझ में आएगा। तो आप इस तरीके से यूज कर सकते हैं डिटर्मिनर के फॉर्म में, सम, ग्रेट, अ पीस ऑफ, अ लॉट ऑफ, एंड सो ऑन, ओके। क्योंकि बहुत सारे लोग इसे एडवाइसेस भी बोल सकते हैं। अनकाउंटेबल में आप उसमें एस और एस कभी भी ऐड आप नहीं कर सकते हैं, तो आप इसे बोल सकते हैं अ पीस ऑफ एडवाइस, आई नीड अ पीस ऑफ एडवाइस, आई नीड सम एडवाइस, ओके, व्हाट अ ग्रेट एडवाइस। तो इस तरीके से आप बोल सकते हैं, ओके। नाउ अब आप इसे देखिए बच्चे, ये एडवाइस है, ए की प्रोनाउंसिएशन आ होगी और यहाँ पे एस की जो प्रोनाउंसिएशन है वो क्या होगी, जा, जैसे आप करते हैं वॉज में, ओके। तो ये एडवाइस है, ये इसकी प्रोनाउंसिएशन आप ये देखें, ये हमेशा हम एज अ वर्ब यूज कर सकते हैं, ये हमेशा एज अ वर्ब यूज होता है। इसका भी मतलब होता है टू सजेस्ट, टू गिव ओपिनियन और टू रेकमेंड। बट आप हमेशा ध्यान रखेंगे ये कि आप आर्टिकल के पहले, ये आप ज्यादा समझेंगे तब आप कभी मिस्टेक नहीं करेंगे, आप आर्टिकल कभी भी वर्ब के लिए यूज नहीं कर सकते। तो ये वर्ब है एडवाइस, तो आप इसके लिए कोई भी आर्टिकल आप यूज नहीं कर सकते, ना तो दा यूज होगा, ना तो ए यूज होगा, और ना ही अनयूज होगा। तो वर्ब के साथ आप कोई भी आर्टिकल यूज नहीं करते हैं, ओके। ये चीज आपको ध्यान रखना है बच्चे कि ये वर्ड जो है इन दोनों का मीनिंग एक है, बट ये इनके कॉन्टेक्स्ट को हम देखकर हम इसे यूज करते हैं। एक वर्ड का दो वर्ड के एक मीनिंग हो सकते हैं, यानी कि एक तरीके से आप मीनिंग, उनकी मीनिंग्स को आप उसे डिफाइन कर सकते हैं, उसकी डेफिनेशन एक हो सकती है, उनकी मीनिंग्स एक हो सकती हैं, बट उनका यूसेज यानी कि उनके कॉन्टेक्स्ट को आपको समझना है कि किस कॉन्टेक्स्ट में। जब मैं कॉन्टेक्स्ट कहूं बच्चे तो ये ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आप उसे एज अ नाउन यूज़ कर रहे हैं या आप उसे एज अ वर्ब या एडजेक्टिव यूज़ कर रहे हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो दैट्स वाई ये मेंशन किया है मैंने कि दे बोथ रेफर टू सजेशन, ओपिनियन और recommendation, but their usage are different and so their spelling and pronunciation, उनकी स्पेलिंग भी अलग है, इनकी प्रोनाउंसिएशन भी अलग है, तो इनके
यूसेज भी अलग है, यानी ये अलग कॉन्टेक्स्ट में यूज होगा। मीनिंग एक है बट ये अलग कॉन्टेक्स्ट में यूज होगा। तो क्या ये कंफ्यूजिंग है? नो, इट्स नॉट एट ऑल, राइट। आई गिव यू वन मोर एग्जांपल, जस्ट हैंग ऑन। नाउ लुक एट दिस। इसकी प्रोनाउंसिएशन भी बहुत लोग गलत करते हैं, इसकी ज्यादा करते हैं, वो इससे मैच कर देते हैं। ये डेजर्ट है, डेजर्ट, डेजर्ट, और ये क्या है? डिजर्ट, डिजर्ट। तो दोनों में फर्क है। तो यहां पे इसकी प्रोनाउंसिएशन किस तरीके से करनी है आपको, जैसे आप हैज के लास्ट एस को आप प्रोनाउंस करते हो, इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या है? ये है। और इसमें आपको स्ट्रेस कहां पे देना है, यानी कि इस पे देना है, ओके, ऑन डी। एंड इट्स अ नाउन। ये क्या है? ये नाउन है, ओके। दैट रेफर्स टू अ ड्राई, सैंडी एंड बैरन एरिया ऑफ अ लैंड। फॉर एग्जांपल, सहारा डेजर्ट, इट्स नॉट सहारा डिजर्ट, ओके। तो ये आपको ध्यान रखना है, इसी में लोग ज्यादा कंफ्यूज्ड होते हैं ना। आप इसे देखें, ये भी एक्चुअली क्या है? ये भी एक नाउन है, लेकिन इसकी प्रोनाउंसिएशन और इसकी स्पेलिंग क्या है? अलग है, ओके। तो इसके कॉन्टेक्स्ट को भी आप अलग यूज करें, अलग तरीके से यूज करेंगे। इसमें जो ई है उसकी प्रोनाउंसिएशन होगी इंग की तरह, यानी कि ई यहां पर ई की प्रोनाउंसिएशन होगी ई। एक्चुअली जो ई जहां पर हमने डेजर्ट बोला, यहां पर आपको डे नहीं बोलना, यहां पर आपको डी बोलना है। वहां पर आपने डे बोला, डेजर्ट, और यहां पर आपको क्या बोलना है? डीजर्ट। तो ये फर्क है। और ये टू एसएस जो है वो किसके प्रोनाउंसिएशन है? जी का, जैसे आप प्रोनाउंस करते हो अगेन हैज में, ओके। तो इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या हो जाएगी? डिजर्ट। एंड स्ट्रेस इज ऑन एस, आपको इस पे ज्यादा स्ट्रेस देना है, ओके। अगेन इट्स अ नाउन दैट रेफर्स टू स्वीट फूड ईटन जनरली एट द एंड ऑफ अ मील, ओके। गिव यू वन मोर एग्जांपल। इसमें भी बहुत लोग कंफ्यूज्ड हो जाते हैं, और कंफ्यूज्ड वो इसलिए होते हैं क्योंकि उनकी प्रोनाउंसिएशन एक कर देते हैं, उनको उसी कॉन्टेक्स्ट में यूज कर लेते हैं। तो ये बहुत कॉमन एरर है जो लोग करते हैं। इसकी प्रोनाउंसिएशन है इमिग्रेशन, 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 आप ऐसे कहेंगे। और मैं आपको पहले ये एक्सप्लेन कर देता हूं। तो इसमें आई जो है, आप हमेशा आपने इंक में जैसे आप यूज करते हैं आई की प्रोनाउंसिएशन, उसी तरीके से आप यहां पे करेंगे, और इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या हो जाएगी? इमिग्रेशन, ओके। इट्स अ नाउन विच मीन्स, ये इंपॉर्टेंट है, ये इसकी मीनिंग को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि आप जब इस मीनिंग को समझेंगे तभी आप इसके कॉन्टेक्स्ट को आप समझ पाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब होता है टू कम टू लिव इन अ कंट्री परमानेंटली, टू कम टू लिव इन अ कंट्री परमानेंटली, मीनिंग टू लिव इन अ कंट्री दैट इज नॉट योर कंट्री ऑफ ऑरिजिन, ओके। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको इसमें एग्जाम्पल दिखाता हूं। एंड इट इज ऑफ्टन यूज्ड विद द प्रीपोजिशन, ये भी आपको बहुत हेल्प करेगा। इसके बाद जो हम जो प्रीपोजिशन यूज करते हैं वो हमेशा क्या यूज करते हैं? टू, ओके। सो फॉर एग्जाम्पल, हिज फैमिली इमिग्रेटेड टू, ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। हिज फैमिली इमिग्रेटेड टू कैनेडा फ्रॉम इंडिया, ओके। तो इमिग्रेशन है, ओके, ये नाउन है, और आप इसे किस कॉन्टेक्स्ट में यूज करेंगे? इसके साथ एक और आप चीज याद रखें कि ये हमेशा प्रीपोजिशन जो लेगा वो टू लेगा। तो इससे भी आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि मैं इसकी प्रोनाउंसिएशन कैसे सही करूंगा, इसे किस कॉन्टेक्स्ट में यूज करूंगा। इसका मीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत लोग इसे ऑल्टरनेटिवली यानी कि इंटरचेंजेबली यूज कर लेते हैं, जबकि ये इंटरचेंजेबल बिल्कुल नहीं है। आप इसे देखें, इसकी प्रोनाउंसिएशन जो है बच्चे वो है एमिग्रेशन। यहां पे ई की जो साउंड है, जिस तरीके से आप मेट बोल दो, यहां पर जो ई की साउंड हुई है मेट, उसी तरीके से आप यहां पे बोलेंगे एमिग्रेशन। ये इमिग्रेशन नहीं है, ये एमिग्रेशन है। तो उसी तरीके से आपको ये भी जानना जरूरी है, ये भी नाउन है, दोनों नाउन है। इसका मतलब होता है टू लीव अ कंट्री परमानेंटली एंड गो टू लिव इन अनदर वन, यानी कि अनदर कंट्री, मीनिंग टू लीव योर कंट्री ऑफ ऑरिजिन एंड लिव समवेयर एल्स। तो दोनों नाउन है, दोनों का मतलब बहुत अलग है, और दोनों अलग कॉन्टेक्स्ट में यूज होगा। और इसमें एक चीज और आपको ध्यान रखना है बच्चे, इसमें आप जो प्रीपोजिशन यूज करते हैं वो क्या यूज करते हैं? फ्रॉम। इमिग्रेशन में आई वाला इमिग्रेशन
जो है उसमें हम जो प्रीपोजिशन यूज करेंगे वो हमेशा टू यूज करेंगे। इसमें एमिग्रेशन में आप हमेशा फ्रॉम यूज करेंगे। तो मैं आपको एग्जाम्पल दिखाता हूं, जैसे ही एमिग्रेटेड फ्रॉम, तो अगर फ्रॉम है तो आप इससे भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये आई वाला इमिग्रेट नहीं होगा, ये ई वाला इमिग्रेट होगा। तो इनकी प्रोनाउंसिएशन भी अलग है और इनका कॉन्टेक्स्ट भी अलग है। ही एमिग्रेटेड फ्रॉम जर्मनी टू द यूनाइटेड स्टेट्स। ओके, होप आपको ये क्लियर हो रहा है कि ये कंफ्यूजिंग वर्ड्स नहीं है। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं, आप इसमें कैसे रियल कंफ्यूजिंग में और नॉन कंफ्यूजिंग वर्ड्स में आप कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं। बहुत आसान है। ये ऑथेंटिक डिक्शनरी है, ये ऑनलाइन डिक्शनरी है। आप इस डिक्शनरी पे जाएं, जब भी आपको लगे कि ये दोनों वर्ड की प्रोनाउंसिएशन एक हो सकती है तो आप इस वर्ड को इस पे फीड करें। प्रोनाउंसिएशन एक हो सकती है बट उसका कॉन्टेक्स्ट अलग हो सकता है। स्पेलिंग भी एक हो सकती है बट उसका कॉन्टेक्स्ट अलग हो सकता है। बट ये रियल कंफ्यूजिंग वर्ड्स नहीं है, क्योंकि इनकी स्पेलिंग भी अलग है, इनकी प्रोनाउंसिएशन भी अलग है, तो इनकी यूसेज भी अलग है। तो ये आपको बहुत हेल्प करेगा। ये सिर्फ आपको प्रोनाउंसिएशन नहीं बताएगा, ये आपको उसके कॉन्टेक्स्ट को भी बताएगा। ओके, तो ये आप रेफर कर सकते हैं और ये आपको बहुत हेल्प करेगा कंफ्यूजिंग एंड नॉन कंफ्यूजिंग वर्ड्स को डिफरेंशिएट करने में। नाउ अब हम देखेंगे रियल कंफ्यूजिंग वर्ड्स। जो रियल कंफ्यूजिंग वर्ड्स होते हैं वो क्या होते हैं। आप उसी तरीके से इस डिक्शनरी ऑनलाइन कैम्ब्रिज dictionary.cambridge.org में आप ये वर्ड्स को फीड करेंगे। आपने कोई भी वर्ड फीड किया, ये रियल कंफ्यूजिंग वर्ड्स हैं, ठीक है। इसकी प्रोनाउंसिएशन, इसकी प्रोनाउंसिएशन, इसकी प्रोनाउंसिएशन आप देखें, इन तीनों की प्रोनाउंसिएशन एक होगी। इनकी स्पेलिंग अलग है, इनकी प्रोनाउंसिएशन एक है, बट इनकी मीनिंग्स अलग है, यानी कि आप इसे डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में यूज करेंगे। उसी तरीके से आप ये देखेंगे बर्थ, तो ये दोनों अलग है, ठीक है। आप इसकी प्रोनाउंसिएशन एक देखेंगे, इसकी स्पेलिंग अलग है, लेकिन इसकी जो यूसेज है वो भी अलग होगी। तो प्रोनाउंसिएशन एक हो सकती है। इसमें हम जनरली इसे हम कह सकते हैं कि ये रियल कंफ्यूजिंग है। दैट्स वाई इसकी भी प्रोनाउंसिएशन एक होती है, इसकी भी प्रोनाउंसिएशन एक होती है। मैंने आपको कंट्रैक्शन पढ़ाया था। ये एक्चुअली जब आप इसे एक्सपैंडेड फॉर्म में बोलते हैं तो दे आर बोलते हैं, मैंने आपको समझाया था कंट्रैक्शन में। लेकिन अगर आप इसे कंट्रैक्टेड फॉर्म में बोलेंगे तो ये देर है। तो आप अगर इसे भी वहां पे फीड करेंगे तो आपको ये वाला, आपकी प्रोनाउंसिएशन इससे मैच कर जाएगी। लेकिन आपको पता है कि मुझे इसे किस कॉन्टेक्स्ट में यूज करना है और इसे किस कॉन्टेक्स्ट में यूज करना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी बहुत कॉमन एरर है। तो कॉमन एरर भी है, क्या है कि इसकी प्रोनाउंसिएशन एक है। आप इसकी प्रोनाउंसिएशन देखेंगे उस डिक्शनरी ऑनलाइन पे तो आपको दोनों की प्रोनाउंसिएशन एक मिलेगी, बट इसका ये मतलब नहीं है कि किसी वर्ड की प्रोनाउंसिएशन, दो डिफरेंट स्पेलिंग की प्रोनाउंसिएशन एक है तो इसका मतलब है कि हम उसे उसी कॉन्टेक्स्ट में यूज करेंगे, नहीं। इट्स विद अपॉस्ट्रोफी जो होता है वो, ये मैंने आपको बताया तो फिर बता देता हूं। इट इज और इट हैज है, ये जो है ये पॉजिटिव है, तो इन दोनों का यूसेज बिल्कुल अलग होगा। उसी तरीके से इसमें भी लोग कंफ्यूज्ड होते हैं। एक है लेट अपॉस्ट्रोफी एस और एक है LETS। दोनों की प्रोनाउंसिएशन एक होगी बट इनके यूसेज अलग होगा, तो ये आपको ध्यान रखना है। ओके, दैट्स वाई मैं कहता हूं कि आपको जानना जरूरी है कि कौन कंफ्यूजिंग वर्ड्स है, रियल कंफ्यूजिंग है, और कौन नॉन कंफ्यूजिंग वर्ड्स है। इसमें भी देखो, इसमें भी बहुत लोग मिस्टेक कर देते हैं। एवरीडे, इसमें स्पेस है, यानी कि एवरीडे दो वर्ड है, और ये एवरीडे जो है ये वन वर्ड है। ये एवरीडे का एक्चुअली मतलब होता है ईच डे, और ये एवरीडे का मतलब होता है नॉर्मल। तो आप जब इसे डिक्शनरी ऑनलाइन डिक्शनरी पे जब आप इसे देखेंगे तो आपको इसके डिफरेंसेस आपको देखने को मिल जाएंगे। उसी तरीके से एक है एनीमोर, एक है ये दोनों है, लेकिन दोनों तरीके से आप लिख सकते हैं। यहां पे आपको क्या जानना जरूरी है कि आप इसे यूज करें या इसे यूज करें, ये दोनों, ये भी जानना बहुत जरूरी है। ये कंफ्यूजिंग एक्चुअली है, लेकिन अगर आप इन दोनों में से कोई भी, आपकी चॉइस है कि आप एनीमोर विद स्पेस यूज करें या एनीमोर एज अ वर्ड यूज करें, यानी कि ये दो वर्ड हो जाएगा और ये वन वर्ड है, तो आप दोनों यूज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि एनीमोर जो स्पेस वाला है वो कौन सा इंग्लिश है? ब्रिटिश इंग्लिश है। सो यू कैन यूज ईदर। और ये कौन सा है? एनीमोर विदाउट स्पेस, यानी कि वन वर्ड वाला, ये है अमेरिकन इंग्लिश। तो आप दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं। तो ये आपको कंफ्यूजन हो सकता है कि
कोई इसे विदाउट स्पेस यूज कर रहा है, कोई विद स्पेस यूज कर रहा है, इसमें डिफरेंसेस क्या है, तो ये भी डिफरेंस आपका जानना जरूरी है। उसी तरीके से आप ये देखें बच्चे, एक है एनी टाइम, यानी कि एक एनी टाइम, दो वर्ड है एनी टाइम, और एक एनी टाइम एक वर्ड की तरह लिखा गया है। अगेन सेम डिफरेंस है, आप दोनों तरीके से लिख सकते हैं। ब्रिटिश जो लिखते हैं वो ये वाला लिखते हैं स्पेस के साथ, और अमेरिकन विदाउट स्पेस लिखते हैं, तो आप दोनों यूज कर सकते हैं, कोई कंफ्यूजन आपको नहीं होगा, लेकिन आपका जानना जरूरी है। ये काफी इंपॉर्टेंट है। ये ब्रेक डाउन और ये ब्रेक डाउन दोनों का मतलब जो है, ठीक है, एक है, लेकिन इनकी यूसेज, मैंने कहा था कि मीनिंग जानना इंपॉर्टेंट है, बट उससे कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चे कि हम उसे किस कॉन्टेक्स्ट में हम उसे यूज करेंगे। ये जो ब्रेक डाउन है, जो वन वर्ड है, ये एज अ नाउन यूज होता है, और ये ब्रेक डाउन जो है ये एज अ वर्ब यूज होता है। जिस तरीके से आपने देखा, जो मैंने आपको बताया कि एडवाइस जो है वो एज अ नाउन यूज होगा, और एडवाइस जो है एस वाला वो एज अ वर्ब यूज होगा। बस यही फर्क है इन दोनों में, अदरवाइज इन दोनों का मतलब एक है। ये नाउन है और ये वर्ब, और ये कौन सा वर्ब है, ये फ्रेजल वर्ब है। तो जब मैं आपको वोकैबुलरी और फ्रेजल वर्ब पढ़ाऊंगा तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैं बच्चों को हमेशा रेकमेंड करता हूं कि आप वोकैबुलरी सीखो, बट उससे कहीं ज़्यादा है, आप उसे सब्सटीट्यूट करो फ्रेजल वर्ब से, ये आपके लैंग्वेज में ब्यूटी लाता है। तो ये मैं आपको ये भी बताऊंगा। लास्ट हम एक ऑप्शन देख लेते हैं, क्योंकि ये रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल है। यू गो टू अ रेस्टोरेंट एंड दे विल आस्क यू, यू वांट टू डाइन इन हियर और यू वांट टू टेक अवे, ठीक है। अब उसने कौन सा टेक अवे बोलना है आपको ये समझना है। जनरली वो ये, ठीक है, जो टेक अवे वो बोलते हैं, ठीक है, वो ये आप ये भी समझ सकते हैं और ये भी समझ सकते हैं, ठीक है। तो उन्होंने ये एक्चुअली जो बोला है वो फॉर्म में बोला है कि वांट टू टेक अवे, ठीक है। इसे वो फॉर्मेट में हम यूज करते हैं, जैसे यू वांट टू गो, तो वांट के बाद क्या आ रहा है, मेन वर्ब आ रहा है। ये भी मेन वर्ब है, लेकिन ये फ्रेजल वर्ब है, ठीक है। सो फूड टेक अवे अगर आप इस फॉर्म में यूज करते हैं तो आप एज अ नाउन यूज करते हैं, तो दोनों का मतलब, दोनों के मीनिंग एक है, बट इनके कॉन्टेक्स्ट बहुत अलग है। तो ये आपका जानना जरूरी है कि जो मैं यूज कर रहा हूं वो कैसे यूज कर रहा हूं, एज अ नाउन यूज कर रहा हूं या एज अ वर्ब यूज कर रहा हूं, और वही डिफरेंशिएशन आपको बताएगा कि इन दोनों वर्ड में क्या डिफरेंस है। तो ये टेक अवे जो है वो क्या है, नाउन है, और ये टेक अवे क्या है, ये वर्ब है, और मैंने जैसे बताया ये फ्रेजल वर्ब है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए जानना कि आप इसे किस तरीके से आप इसे यूज करेंगे। अगेन यू गो टू ऑनलाइन डिक्शनरी, आपको वहां से बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी, क्योंकि मैं चाहता हूं आप भी इसे प्रैक्टिस करें। आपके पास कोई वर्ड्स है आपके माइंड में, क्योंकि लिस्ट एग्जॉस्टिव नहीं है, द लिस्ट इजंट एग्जॉस्टिव। मैं बहुत सारे वर्ड्स इसमें मेंशन नहीं किए हैं, बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं डे टू डे लाइफ में, अपने कॉन्वर्सेशंस में, आप अपने राइटिंग में यूज़ करते होगे, या आप बुक रीड कर रहे हो या किसी ने कुछ बोला, आपको उसको वैलिडेट करना है। सो यू गो टू दिस ऑनलाइन डिक्शनरी, आप यहाँ पे जाएंगे और आपको ये काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। ओके, तो इससे आपका रियल कंफ्यूजिंग वर्ड्स जो है दोनों आपको देखना है, हर वर्ड को आपको देखना है। जो आपको लगता है कि ये कंफ्यूजिंग है, लेकिन मैं चाहता हूं कि मैं 100% श्योर हो जाऊं कि क्या ये कंफ्यूजिंग है या नहीं है, या सिर्फ लोग इसे बोल रहे हैं कि ये कंफ्यूजिंग है। ओके, तो आप इससे क्या समझेंगे, so that you would understand the difference between confusing and non-confusing words. So confusing words और common errors in English में सिर्फ ये जानना ज़रूरी नहीं है कि कौन कौन से words confusing होते हैं, हमें सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है, क्योंकि हमने बच्चों को अक्सर कन्विंस कर रखा है। ये आपको ग्रामर बुक में भी, बहुत सारे बुक्स में भी आपको देखने को मिलेगा, जो वर्ड्स मैंने आपको दिखाया, एडवाइस, एडवाइस, इमिग्रेशन, एमिग्रेशन, ये लोग कंफ्यूजिंग वर्ड्स में इसको मेंशन कर देते हैं, जबकि ये कंफ्यूजिंग नहीं है। तो मैंने जस्टिफाई जिस तरीके से किया है, आप भी इसी तरीके से जस्टिफाई कर सकते हैं। आप अपने टीचर से पूछें, ठीक है, आप अपने बड़ों से पूछें कि ये क्यों कंफ्यूजिंग है, मेरे अकॉर्डिंग टू ये कंफ्यूजिंग नहीं है। और कंफ्यूजिंग, मैं फिर से बता रहा हूँ कि कंफ्यूजिंग कैसे हो सकता है, उसकी स्पेलिंग अलग है, उसकी प्रोनाउंसिएशन अलग है, उनका यूसेज अलग है, तो वो वर्ड कंफ्यूजिंग कैसे हो सकता है। तो आप यही सवाल अपने टीचर से पूछें एंड देन गेट बैक टू मी। ओके, सो अकॉर्डिंग टू योर ग्रामर बुक, मेनी वर्ड्स आर लिस्टेड इन
कंफ्यूजिंग एंड कंफ्यूजेबल, आप इसे कंफ्यूजेबल वर्ड्स भी कह सकते हैं। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट मोस्ट ऑफ देम आर नॉट कंफ्यूजिंग एट ऑल। हमने ये देख लिया कि कौन से बहुत ज़्यादा वर्ड्स जो हैं वो कंफ्यूजिंग नहीं होते हैं, ठीक है। सो आप क्या करेंगे, आप क्या मेजर लेंगे, जब भी आपको लगे वो कंफ्यूजिंग वर्ड है आप उसके स्पेलिंग को चेक करें, आप उसकी प्रोनाउंसिएशन को चेक करें। उससे कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप उसके कॉन्टेक्स्ट को चेक करें। कॉन्टेक्स्ट मतलब मीनिंग नहीं होता है, कॉन्टेक्स्ट मतलब एक्चुअली होता है कि आप उसे यूज़ कैसे कर सकते हैं। जैसा एग्जाम्पल्स में आपने देखा कि दो वर्ड के एक मीनिंग हो सकते हैं, ओके। जैसे ब्रेक डाउन, वन वर्ड, ब्रेक डाउन दो वर्ड, दोनों के मीनिंग एक हैं, बट लेकिन आप उसे किस कॉन्टेक्स्ट में यूज करेंगे, ओके। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो एंड फॉर ट्रूली कंफ्यूजिंग वर्ड्स ऑलवेज कंसिडर द कॉन्टेक्स्ट। और जो कंफ्यूजिंग, जो रियल कंफ्यूजिंग वर्ड्स हैं ना, जो रियल एक्चुअल में कंफ्यूजिंग है क्योंकि उनकी प्रोनाउंसिएशन एक ही होती है, आप उसे हमेशा उसके कॉन्टेक्स्ट को देखेंगे। क्योंकि प्रोनाउंसिएशन तो अब आपको पता चल गई कि ये दो अलग वर्ड हैं, ठीक है, ये अलग वर्ड टाइप हैं, लेकिन इनके कॉन्टेक्स्ट को हमें देखना है कि हम इसे किस कॉन्टेक्स्ट में हम इसे यूज कर रहे हैं, ठीक है। एज द प्रोनाउंसिएशंस आर ऑलवेज द सेम, ये ध्यान। जो रियल कंफ्यूजिंग वर्ड्स है उनके प्रोनाउंसिएशन आपको क्या मिलेंगे, हमेशा एक जैसे मिलेंगे। सो होप आई हेल्प्ड यू अंडरस्टैंड the real difference between non-confusing words and real confusing words। ये आपका जानना बहुत ज़रूरी था। मैं इस सेशन को सिर्फ इस तरीके से भी कंडक्ट कर सकता था कि confusing words मैं आपको बताऊंगा, आप इससे confused मत हो, क्योंकि लेकिन आपका ये जानना ज़रूरी है ताकि आप भी उसे आइडेंटिफाई कर पाएँ, डिफ्रेंशिएट कर पाएँ बच्चे कि क्या सही में रियल confusing है और क्या सही में नहीं है। सो डोंट गेट कैरिड अवे वॉट एवर इज टॉट टू यू, डोंट गेट कैरिड अवे वॉट एवर यू रीड एंड get to listen to, use this amazing tool। कि हम क्या करेंगे, मैंने आपको एक रिसोर्स भी दिया, ऑथेंटिक रिसोर्स है, आप वहां से चेक कर सकते हैं। आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू। इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट्स, एनी क्वेश्चंस, यू कैन ऑलवेज राइट टू मी। सो ये शीट भी मैं आपसे शेयर कर दूंगा, आप कमेंट बॉक्स में अपने जो भी डाउट्स हैं, जो भी क्वेश्चंस हैं, आप उसमें मेंशन कर सकते हैं। I'll certainly respond to you. Thank you so much for your patience and time, and have a good time. Take care.